रेशियो पर और भी सवाल मेरे पास हैं और दर्शकों के सवालों के साथ साथ हम थोड़ा सा इस बात को और बारीकी से भी समझेंगे श्वेता, लेकिन क्योंकि दर्शकों का जुड़ना शुरू हो गया है तो झटपट हम अब सवालों के सिलसिले की ओर बढ़ते हैं। और पहला सवाल श्वेता आपसे पूछना चाहेंगे हमारे दर्शक आशुतोष, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशुतोष नमस्कार, लखनऊ से बोल रहे हैं सर आप? जी जी नमस्कार श्वेता जी, मैं नमस्कार आशुतोष बोल रहा हूँ लखनऊ से। और जी। मेरा आशुतोष जी एक क्वेश्चन है। मेरे जी 2 बेटे हैं, एक 7 जी साल का है और एक 3 साल का है। और मैं जी जी। चूंकि लार्ज कैप का फंड चाहता हूँ और टाइम होराइजन मेरा कम से कम 15 साल का है। मुझे 2 करोड़ रुपए का ओके। कॉर्पस चाहिए, तो कुछ ऐसा प्लानिंग कर दीजिए कि एजुकेशन के पर्पज से मुझे ये पैसा चाहिए। तो कोई फंड का नाम सजेस्ट करिए जिसमें मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ। बिल्कुल। आशुतोष, कोई खास वजह कि आपको सिर्फ लार्ज कैप के ही फंड्स चाहिए? क्योंकि आपके पास समय मेरे ख्याल से काफ़ी है ना? यहाँ पर कितने साल आप लार्ज नहीं, स्मॉल कैप मैम, सॉरी, लार्ज नहीं, स्मॉल स्मॉल कैप के कैप ही लिए, चाहिए हाई आपको? रिटर्न के लिए। अच्छा। अच्छा, स्मॉल वो कैप भी में सही रिटर्न थोड़ा सा नहीं है। बढ़िया रहेगा बस। जी जी जी। वो भी सही आप नहीं सही है कह जहाँ रही तक हैं। मैं समझ पा रही हूँ। तो जी, कितना समय है आपके पास दोनों बच्चों के लिए? मतलब मैं 10-15 मान के साल के हम 15 पकड़ साल सकते चल हैं? रहा हूँ मैं। जी जी, 15 15 साल साल मैं ना? लेके चल रहा हूँ। जी ठीक है। जी। तो किसी एक ही मार्केट कैप कैटेगरी का फंड अपने पास नहीं रखना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। बात सही है आपकी कि ज़्यादा रिटर्न्स के लिए, बूस्ट देने के लिए मिड कैप स्मॉल कैप का होना बहुत ज़रूरी है, स्थिरता देने के लिए जी लार्ज कैप का होना बहुत ज़रूरी है। श्वेता, क्या रेकमेंड करेंगी आप? जी, आशुतोष, जैसे कविता आपको समझा रहे थे कि एक ही मार्केट कैप पे फोकस ना करें, आपके पास लंबा समय है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन आपकी 2 हिसाब से होनी चाहिए। एक तो मार्केट कैप, लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों का ही एक्सपोज़र, दूसरा एएमसी और फंड मैनेजर की डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि अगर एक कोई फंड ना काम कर पाई या किसी एएमसी पे कोई रेगुलेटरी रिस्क आ गई, तो दूसरा आपके फंड्स उसे कवर अप कर लेंगे, आपकी एक रिस्क मिटिगेशन हो जाएगी। तो मैं कहूंगी, आप मेरे हिसाब से 10,000 से आपकी एसआईपी शुरू कर रहे हैं, जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आप 5 फंड से अपनी एसआईपी शुरू करें और साल में एक बार इस पोर्टफोलियो को जरूर रिव्यू करें। तो फंड्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ। कैनरा रोबेको का मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इसके अलावा आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप। ये 5 फंड्स हैं। इससे आपको लार्ज कैप, मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड भी हमने ऐड कर लिया है, तो तीनों का ही एक बैलेंस मिल जाएगा। आप इक्वल एलोकेशन करेंगे तो करीबन 60% का लार्ज कैप और बाकी आपको मिड स्मॉल का एक्सपोजर हो जाएगा पोर्टफोलियो में। आशुतोष, कोई सवाल पूछना है श्वेता से? मैम, बस यही कह रहे हैं कि 60-40 का रेशियो लेकर के हमें चलना है, लार्ज और स्मॉल और मिड कैप का। जी जी ठीक है मैम, जी। थैंक यू सो ऑल द मच। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रज्ञानंद जी का सवाल लेंगे यूट्यूब से। और मंथली सैलरी एम्प्लॉई हैं, ये लगभग 30,000 रुपीज़ हर महीना कमाते हैं। 13 साल में रिटायर्ड होने वाले हैं। 3 CR का टारगेट है, SIP के ज़रिए ये रकम इनको जुटानी है। सर, आपने अपनी कितना आप इन्वेस्ट कर पाएंगे उसकी जानकारी हमें नहीं दी है, बट हम कैलकुलेशन फिर भी आपको एक देते हैं और उसके बिना पर जितना मुमकिन हो सकेगा उतना आप निवेश करने की कोशिश कीजिएगा। तो 13 साल में 3 CR, श्वेता, कितना आमतौर पे अगर कैलकुलेट करें तो आपको निवेश करने की ज़रूरत होगी हर महीना? अगर 3 करोड़ का आपका लक्ष्य है, तो आपको कम से कम 50,000 से शुरू करना होगा हर महीने अपनी एसआईपी, और इसे 10% से स्टेप अप करनी होगी। और जहां तक मैं आपका क्वेश्चन देख रही थी, आपने कहा आपकी मंथली सैलरी 30,000 की है, तो आप आज के दिन पे 50,000 से तो एसआईपी नहीं शुरू कर पाएंगे। अगर आप 15,000 से शुरू करते हैं और उसे 10% स्टेप अप करते हैं, तो आप करीबन 1 सवा करोड़ के आसपास पहुंच सकते हैं। तो वो एक, आई थिंक, आपके लिए रियलिस्टिक गोल होगा कि 13 साल में आप कहाँ पहुंचेंगे। या तो आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ा दें, या आप जो स्टेप अप कर रहे हैं, जितना स्टेप अप कर सकते हैं, 25 से 30% अगर स्टेप अप कर सकते हैं हर साल, तो उसे करें। ये आपको करीबन करीबन 2 करोड़ के लक्ष्य के आसपास ले जा सकता है। लेकिन 3 करोड़ के लक्ष्य के लिए 50,000 से एसआईपी शुरू करें। मैं आपको कुछ फंड्स भी बता देती हूँ। जैसे मैं कह रही थी, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होती है। आप 4 फंड से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ले लें, कैनरा रोबेको का मल्टी कैप ले लें, इन्वेस्को का स्मॉल कैप ले लें, और आईसीआईसीआई का फोकस इक्विटी फंड
आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। प्रधानंद जी, बहुत ज़रूरी है कि आप जब इस तरह के लक्ष्य अपने लिए रखें तो अब 3 करोड़ के फिगर पर कैसे आए हैं हम नहीं जानते हैं। अगर आपने ये तमाम अपने खर्चे कैलकुलेट करके ये अमाउंट निकाला है, कॉर्पस निकाला है, तब तो ठीक है। और अगर नहीं तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप पूरे खर्चों का आकलन करें और इसमें अगर आपके ऊपर कोई कर्ज वगैरह है जो आपको लगता है 13 साल के अंदर निपट जाने वाला है तो उसे आप हटा दें और उसके बाद एक एक्चुअल फिगर में आए। और क्योंकि अभी 3 करोड़ आपको ज़्यादा लग रहे हैं, 13 साल के बाद ये भी कम हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आपको ये सब चीज़ें भी बैठानी पड़ेंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि फ़ोन लाइन पे अगर दर्शक हों तो काफ़ी आसान हो जाता है, बातचीत हम उनसे कर पाते हैं, समझ पाते हैं। कई बार आप सवाल लिख भी नहीं पाते जो आप पूछना चाहते हैं सही तरीके से, तो कोई बात नहीं। फ़िलहाल जितना समझ में आ रहा है सवाल को पढ़कर उसके हिसाब से आपको सलाह दी है। निवेश की शुरुआत तो कीजिए, बाकी अपना सवाल वापस भेज सकते हैं और अब की बार भेजो तो फ़ोन लाइन पर भी ज़रूर हमारे साथ रहिएगा। सुधाकर साहब का मैं सवाल लूँगी। श्वेता सांगली से हैं ये और 8,000 रुपये की SIP ये कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं। 12 से 15 साल निवेश करना चाहते हैं। 1 CR का इनका जो टारगेट है उसके लिए इन्होंने कुछ फंड्स भी अपने लिए तय कर रखे हैं। निवेश की शुरुआत कर रही है इन्होंने। हज़ार रुपये की SIP कर रहे हैं। वाइट ओक का मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड फंड भी इनके पास है, HDFC फ्लेक्सी कैप, इडलवाइज US नैस्डैक और मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप भी इनके पास है। स्टेप अप करेंगे 15% से और पिछले 3 महीनों से इन्होंने अपनी SIP की शुरुआत कर रखी है। चलिए, बहुत बढ़िया सुधाकर जी। और 12 से 15 साल में 1 CR, वैसे हज़ार रुपए की आपने SIP करके सभी तरह के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की पूरी कोशिश की है, जहां पर लार्ज मिड कैप के अलावा श्वेता इन्होंने इंटरनेशनल एक्सपोजर का भी ख्याल रखा है। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा समेटा भी जा सकता है, ख़ास तौर से अगर हम ओवरऑल मार्केट कैप्स की बात करें, क्योंकि एक मिड कैप स्मॉल कैप का तो है, लार्जर मिड कैप भी है, मल्टी कैप भी है और इनके पास एक फ्लेक्सी कैप भी है, तो एक माइक्रो कैप भी है इनके पास। थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, बट एज भी है इनके पास और टाइम होराइजन भी है, तो रिस्क तो लिया जा सकता है ना। जी कविता जी, तो इनके पोर्टफोलियो में सबसे पहले तो जो आप SIP कर रहे हैं, अगर आप उसे 15% से हर साल स्टेप अप कर लेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। हिस्टोरिकल अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें इक्विटी का तो मेरी 3-4 ऑब्जर्वेशंस थी आपके पोर्टफोलियो पे। सबसे पहले मैं आती हूँ AMC डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पर आप 8,000 की SIP कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 3,000 करीबन एक ही AMC में जा रहा है, मोतीलाल में। तो करीबन 35-36% आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है। आमतौर पर 20 से 25% से ज्यादा आप किसी AMC को एक्सपोजर ना बढ़ाएं, तो वो मेरी ऑब्जर्वेशन थी। दूसरा, आपके पास एक इंटरनेशनल फंड है, लेकिन आज की जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, मैं कहूंगी अगर आप इंडियन इक्विटीज में रहेंगे तो शायद आपके लिए बेहतर होगा अगले कुछ सालों के लिए। तो जो कुछ रिकमेंडेशंस है यहाँ पे, सबसे पहले तो आप मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप फंड है उसमें से निकल जाएं या SIP रोक लें और उसके जगह पर आप HDFC स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। एडलवाइज का US टेक्नोलॉजी फंड है, यहाँ आप SIP रोक लें। इसके अलावा मोतीलाल का माइक्रो कैप 250 है। अब देखें, आपको स्मॉल कैप एक्सपोजर वैसे तो स्मॉल कैप फंड से मिल ही रहा है, वो एक्टिवली मैनेज्ड है, तो आपको एक और स्मॉल कैप की जरूरत नहीं है। उसमें माइक्रो कैप है जो इंडेक्स फंड है। अब एक्टिव फंड आपको इंडेक्स फंड से बेहतर रिटर्न दे सकता है, तो आपको इंडेक्स फंड की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा व्हाइट ओक का मिड कैप फंड है, यहाँ आप SIP रोक लें। इसकी जगह पर आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी ऐड कर सकते हैं। तीसरा एक फंड जो मैं आपको कहूंगी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, वो है ICICI का डिविडेंड यील्ड फंड। थोड़ा सा आपका लार्ज कैप एक्सपोजर यहाँ से मिल जाएगा। और मैंने देखा आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर ETF है। यहाँ पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि फ्यूचर में आपको कंजम्पशन के लिए गोल्ड या सिल्वर चाहिए होगा, बच्चों की शादी के लिए या किसी भी पर्पस से, तो आप जरूर ETF का एक्सपोजर लें। लेकिन मैं कहूंगी इसे 5% से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो की एलोकेशन ना रखें, क्योंकि इक्विटी में अगर आप रहेंगे, आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है, वो आपको कमोडिटी से ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो सुधाकर जी, ये कुछ मेरी रिकमेंडेशंस थी आपके लिए। चलिए, एक चीज़ जो बहुत आम श्वेता पाई जा रही है वो ये है
कि डाइवर्सिफिकेशन अब लोगों को समझ में आने लगा है। एक दौर था जब हमें लोगों को ये भी समझाना पड़ता था कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है और एसेट क्लासेस के अंदर के तहत ही आप कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, भले ही वो इक्विटी में अक्रॉस मार्केट कैप्स हो या ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन हो। लेकिन अब सवाल ये है, या मेरे ख्याल से एक चीज़ जो बैकफायर हो रही है, जो हम देख भी रहे हैं दर्शकों के सवालों में, कि डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा फंड वो डाल रहे हैं और छोटी छोटी राशि के लिए वो अलग अलग फंड्स ले रहे हैं। अभी हज़ार रुपए की हमने SIP देखी, सुधाकर साहब ने कर रखी है। कई बार दर्शक जो है 500 रुपए की भी SIP कर लेते हैं और अलग अलग फंड में वो पैसे डाल लेते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस भी कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर भी डिपेंड करता है। नॉट नेसेसरी कि अगर आप 2000 रुपए की SIP कर रहे हो तो आप 500 रुपए एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप में डालें। राइट श्वेता? जी, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक थिन लाइन होती है डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन में। कई बारी हमें लगता है कि अगर हम 8, 10, 15 फंड ले रहे हैं तो हमें हमारे पोर्टफोलियो का जोखिम कम हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि क्या आपने एक ही टाइप के फंड में बहुत ज़्यादा एलोकेशन कर ली है, या डाइवर्सिफिकेशन करते-करते आपका एक AMC में एक्सपोज़र तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया। और जैसे अगर आपका अमाउंट कम है, समझ लीजिए आपका पोर्टफोलियो वैसे इक्विटी, डेट सारा ही कुछ मिला के, एफडीज मिला लें, इंश्योरेंस मिला के आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो तो ज्यादा है, लेकिन आपने म्यूचुअल फंड की जर्नी बस अभी शुरू की है तो आपकी SIP की अमाउंट कम है। अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो आप 2000 की SIP है, आप उसे ब्रेक ना करें अगर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा है तो। बट हाँ, आमतौर पे मैं कहूंगी आप कम से कम 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें। जैसे अगर कोई 10,000 से शुरू कर रहा है अपनी SIP, आप 4 फंड से उसे शुरू करें, और जैसे जैसे पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती है उस केस में भी मैं कहूंगी आपके पोर्टफोलियो में अगर मैक्सिमम 12 से 14 फंड हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगी। दूसरी चीज यहाँ ध्यान रखने के लिए ये होती है कि जब हम डाइवर्सिफिकेशन कह रहे हैं, आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों मार्केट कैप में भी डाइवर्सिफिकेशन रखें। तीसरी, किसी एक कैटेगरी में ओवरवेट ना हो। ऐसा ना हो कि आपके पास 5 फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है। वो भी एक गलत चीज होती है। तो डाइवर्सिफिकेशन को हर नजरिए से देखना पड़ता है और अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तब उस डाइवर्सिफिकेशन का एक्चुअल बेनिफिट आपको मिलेगा। राइट, चलिए अमन का सवाल भी हम ले लेते हैं। और बॉर्डर सिक्योरिटी BSF में है ये। अमन, आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है। उम्मीद करते हैं कि आप सही सलामत हैं, और धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको। SBI कॉन्ट्रा इनके पास है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में है, निवेशित है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, ICICI प्रू का ब्लू चिप है, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप भी है। 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 10% से स्टेप अप भी करेंगे, और पोर्टफोलियो को रिव्यू आपसे करवाना चाहते हैं। 6000 रुपये डाल रहे हैं SBI कॉन्ट्रा में, पराग पारिक में फ्लेक्सी कैप फंड में 5000 है, 3000 रुपये मिड कैप में है, ब्लू चिप में 7000 ICICI प्रू के, और निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 3000 रुपये। अमन, आपका पोर्टफोलियो में कहूंगी लक्ष्य के हिसाब से आप जो जिस तरह से कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ के लक्ष्य के आसपास पहुंच सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो काफी हद तक बहुत अच्छा है, आपने काफी अच्छी स्कीम्स चुन रखी है, और एक तरह से मैं कहूंगी डाइवर्सिफिकेशन है। एक सेगमेंट जो थोड़ा मिसिंग है पोर्टफोलियो में, या जो थोड़ी एलोकेशन बढ़ सकती है, वो स्मॉल कैप की है। तो यहाँ मेरी एक ही सलाह है आपके लिए, आपके पास निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड है, वहां आप SIP रोकें। उसके जगह पर आप इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो वो एक थोड़ा बैलेंस आपको दे देगा और रिटर्न थोड़ा एनहांस कर सकता है लॉन्ग टर्म में। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है, बट उम्मीद करते हैं कि इनको सलाह समझ में आ गई हो। और एक चीज़ जो दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी होता है, हर वक्त हम जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं लाइव पोर्टफोलियो की, तो सलाह यही देते हैं कि अभी आप लोग जो अपने गोल्स निर्धारित कर रहे हैं, वो अभी आपको अमाउंट बड़ा लग रहा है, जैसे कि 15 साल के बाद हमें चाहिए 1 करोड़ रुपए, हमें 3 करोड़ रुपए।
आज की तारीख में वो राशि आपको बड़ी लग रही है, लेकिन श्वेता ये राशि 15 साल के बाद तो घट जाएगी और उसके लिए भी आपको तैयार होना होगा। कहीं ना कहीं निवेश को बढ़ाना होगा। जितना आपने कैलकुलेट किया है उतना तो आप करें ही करें, लेकिन उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ने की आपको कोशिश करनी होगी, क्योंकि अभी आपको 1 CR बड़ा लग रहा है, लेकिन 15 साल के बाद वही आपको 1.5 करोड़ या लगभग 1.25 करोड़ के आसपास की राशि लगेगी वैल्यू टर्म्स के हिसाब से। श्वेता। जी, बिल्कुल कविता जी, बिकॉज़ कई बारी हम जब हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हम महँगाई को ध्यान में नहीं रखते और मैं कहूँगी वो इन्फ्लेशन या महँगाई एक साइलेंट किलर है आपके पोर्टफोलियो के लिए जो आप रियलाइज़ नहीं करते। अब एक एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ देती हूँ, अगर समझिए आपका आज का लक्ष्य है कि मुझे एक घर खरीदना है 10 साल बाद, तो मुझे उसके लिए 1 करोड़ चाहिए। लेकिन महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, घरों के भाव जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, हो सकता है जो आज आपको घर 1 करोड़ में मिल रहा है, 10 साल बाद वो आपको घर 2 करोड़ में मिलेगा। तो उसके लिए आपको आज ही से तैयारी करनी है और जब भी आप अपना लक्ष्य बनाएं, एक ऑब्जेक्टिव लिखें, ज़रूर ध्यान में रखें कि महँगाई क्या है। और यहाँ पर भी एक आस-पास का हम नंबर देखते हैं, हम हर महीने देखते हैं गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है कि इन्फ्लेशन क्या आई है। जो आज के दिन पे तो 4% से कम की पब्लिश हो रही है। लेकिन हम आम तौर पर जहाँ हमारे पैसे खर्च करते हैं, यहाँ जो हमारे लक्ष्य होते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए या आम तौर पर रिटायरमेंट के लिए, अब रिटायरमेंट में जो होता है एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीजें अगर हम देखें तो 7 साढ़े 7% के आसपास से बढ़ रही है इनके खर्चे। तो वो चीज को आप जरूर ध्यान में रखें जब आप अपना एक गोल सेट कर रहे हैं। ये आपको पूरी आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसे स्मूथ बनाने में और स्ट्रैटेजी अच्छी बनाने में मदद करेगा। अनिल कुमार जी का हम सवाल लेते हैं श्वेता, और इन्होंने पिछले साल नवंबर में अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। इनकी उम्र 60 साल है। बंधन का स्मॉल कैप है, 10,000 की SIP यहाँ। DSP का क्वांट है लगभग 7,500 की SIP यहाँ। एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज 10,000। ITI लार्ज एंड मिड कैप 10,000। कोटक पाइनर फंड है 2,500। मिरर का मिड कैप है 7,500। निपॉन इंडिया का बैफ है इनके पास 2,500। सुंदरम का मल्टी एसेट एलोकेशन है 20,000। टोटल SIP 70,000 रुपये डाल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप फंड चॉइसेस इनकी सही है या नहीं। अनिल कुमार जी, आप 60 के हो चुके हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो हम नहीं जानते। पोर्टफोलियो आपने पूर्णतः इक्विटी का बना रखा है और आपका रिस्क प्रोफाइल दरअसल हम जानते नहीं हैं, इसीलिए सटीक सलाह अगर आप चाहते तो फ़ोन लाइन पर हमारे साथ होते तो अच्छा होगा। श्वेता, आपका काम थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाएगा बिकॉज इन अ वे कि ये इक्विटी में रिस्क ले सकते हैं 60 साल की उम्र में, आप जवाब दीजिएगा। एंड ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि ये अगर एक्सपोजर कम करें तो शायद इनके लिए बेहतर हो जाए, बिकॉज मेरे पास क्लैरिटी नहीं है कि ये कितने कंफर्टेबल है इस तरह के अग्रेसिव पोर्टफोलियो में, और इन्होंने हर तरीके के फ़ंड को पोर्टफोलियो में डाला भी है। तो इस एज में इस तरह का इक्विटी पोर्टफोलियो कितना रिस्की हो सकता है। हम ये भी देख रहे हैं कि निवेशक जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, कंफर्टेबल भी हो गए हैं और इक्विटी वेल्थ क्रिएशन के लिए वो रख रहे हैं क्योंकि बाकी के इंतज़ाम हो चुके हैं उनकी रेगुलर एक्सपेंसेस का। तो कहीं ना कहीं इनकम लॉस का उनको कोई डर नहीं है क्योंकि लंबा होराइजन है इक्विटी में। लेकिन अनिल कुमार जी के केस में मेरे पास वो क्लैरिटी भी नहीं है श्वेता, तो आप सवाल ये सब बातों को ध्यान में रखकर जवाब दीजिए। जी अनिल जी, आपका पोर्टफोलियो जी मैंने भी देखा, काफी फंड्स हैं। अब आप 60 साल के हैं। अब देखें, आप दो चीजें समझ लें और मैं आपको दोनों सिनेरियो बताती हूँ। अगर आपका रिटायरमेंट के जो लिविंग एक्सपेंसेस है, रिटायरमेंट के खर्चे हैं, अगर आप इस पोर्टफोलियो पे डिपेंडेंट हैं तो आपकी रणनीति अलग होगी। और अगर आप आपकी कहीं ना कहीं से पेंशन आ रही है और उससे आपके खर्चे चल रहे हैं, ये पोर्टफोलियो आप इसलिए बिल्ड क्रिएट कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपके बच्चों के काम आएगा, या अगर 10-15 साल तक आपको और इन पैसों को नहीं हाथ लगाना, तो आपकी रणनीति अलग होगी। अब मैं पहला सिनेरियो आपको बताती हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो आप डिपेंडेंट हैं इस पोर्टफोलियो पे हर महीने के खर्चे के लिए, तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि कम से कम अगले 3 से 4 साल का जो आपका खर्चा है
उतना आप डेट में रखें, चाहे एफडी हो, डेट फंड हो, आर्बिट्राज फंड हो, उतना आपका कम से कम आप डेट में रखें, क्योंकि वो आपको एक अच्छी नींद देगा कि अगले 3-4 साल का मेरा खर्चा जो आना है वो सेफ कहीं ना कहीं सेफ इंस्ट्रूमेंट में है। और उसके बाद का जो एलोकेशन है आप उसे प्योर इक्विटी फंड्स में रख सकते हैं, वहां पर भी आप अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करें। उस केस में हर 3 साल या हर 4 साल में आप ये साइकिल रिपीट करना, जहां आप इक्विटी से डेट में स्विच करेंगे और वहां से आप सिस्टमैटिक विड्रॉल कर सकते हैं। अब अगर आप डिपेंडेंट नहीं है ये पोर्टफोलियो पे, ये आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का एक पोर्टफोलियो है, तो आप यहाँ पर इक्विटी एलोकेशन थोड़ी बढ़ा सकते हैं। हमने इस केस में भी देखा हुआ है कि लोग करीबन 60 से 70% का इक्विटी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं एज एन एसेट एलोकेशन, और बाकी वो फिर भी डेट रखते हैं क्योंकि हमें जोखिम मैनेज करना होता है। तो आप किस सिचुएशन में हैं आप देख लें और उस हिसाब से एक एसेट एलोकेशन मिक्स फॉलो करना। दूसरी चीज मैंने आपके पोर्टफोलियो में देखा, मैं फंड्स में आती हूँ, यहाँ पर थीमेटिक भी है, आपके पास मल्टी एसेट फंड्स भी हैं, हाइब्रिड फंड्स भी हैं। लेकिन अगर आप डेट और इक्विटी को अलग से मैनेज करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मैंने कहा, अगर आपने सिस्टमैटिक विड्रॉल करनी है तो आप डेट से उसे आसानी से कर पाएंगे। आपके जितने भी बैलेंस एडवांटेज या मल्टी एसेट फंड है, जैसे एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज हो गए, निपॉन बैलेंस एडवांटेज हो गया, सुंदरम मल्टी एसेट हो गया, यहाँ आप एसआईपी रोक सकते हैं। और 2 थीमेटिक फंड्स भी हैं आपके पास। अब थीमेटिक फंड में हो ये जाता है कि आपने जरूरी हो जाता है कि आपसे बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जब वो थीम प्ले आउट कर जाए आप वहां से निकल जाएं, तो डाइवर्सिफाइड फंड में रहना आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा। तो कोटक का पायनियर फंड है और डीएसपी का कॉर्न फंड है, आप वहां से भी अपनी एसआईपी रोक लें। इसके जगह पर आप क्या ऐड कर सकते हैं? मैं आपको कहूंगी आईसीआईसीआई प्रू का फोकस इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा, कॉन्ट लार्ज कैप, कैनरा रुपए को मल्टी कैप, थोड़े लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, बिकॉज आपके पास स्मॉल और मिड कैप फंड भी है अलग से। और डेट पोर्शन के लिए क्योंकि बैलेंस एडवांटेज हम नहीं कर रहे हैं तो आपको डेट चाहिए हो सकता है, आप एसबीआई का आर्बिट्राज फंड, कोटक का आर्बिट्राज फंड, ये कुछ तरह के फंड्स हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और इस हिसाब से एक बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करें जो आपको रिटायरमेंट की, अगर आप डिपेंडेंट हैं तो भी काम करेगा, और अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तब भी आप रिटर्न पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। और राइट श्वेता, मेरे ख्याल से आज के लिए हमने तमाम सवालों को शो में शामिल कर लिया है और जितना हो सका दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी हमने की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, और लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की दर्शकों की। और राइट, इसी नोट पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन निवेश से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार बात होगी डाइवर्सिफिकेशन की और सोने को पोर्टफोलियो में शामिल करके कैसे डाइवर्सिफाई आप कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो, इस ब्रेक के बाद।